ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल था। Jeffrey Epstein estate has turned. Jeffrey Epstein is Epstein files. Release the Epstein files. एक ऐसा आदमी जो ना कभी आज तक किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और ना ही कोई स्कूली अपनी पढ़ाई कभी कंप्लीट किया, वो फिर भी दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में सफल रहता है। जो जेफरी एप्स्टीन साल 2019 में ही जेल में उसकी मौत हो जाती है और जब साल 2025 में दिसंबर में हाल ही में जब उसकी फाइल ओपन होती है तो दुनिया के पसीने छूट गए उस फाइल को देख करके। जिस जेफरी एप्स्टीन को केवल ऑफेंडर के नाम पर देखा गया, चल में इससे कहीं अलग कहानी है। लेकिन जैसे ही हम यूएस जुडिशियरी डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट की जब स्टडी की तो एक कहानी अलग ही बयां हो रही है। 19 दिसंबर को जुडिशियरी डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए एप्स्टीन फाइल का, अगर उसकी गहराई में हम उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मामला था एक्चुअल में 2008 से शुरू होती है, जो एक छोटे से सेक्सुअल एब्यूज के एक एलिगेशन से शुरू होता है और साल 2019 में आते आते दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि साल 2020 में यूएस प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला होता है और ये केस जो है फिर से लंबे समय तक के लिए एक ठंडे बस्ते में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही 2024 में फिर से प्रेसिडेंट का चुनाव आता है तो फिर से ये जो केसेस थी एक तूल पकड़ लेती है और फाइनली जो 2025 में अभी 19 दिसंबर को जो ये फाइल कुछ पेजेस रिलीज किए गए इन पब्लिक डोमेन में जो डाला गया है, उसको देख करके लोगों के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। आखिर सच क्या है इस पूरे फाइल का, आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम जैसे ही आगे बढ़े उससे पहले जो इस पूरे केस का जो सबसे बड़ा विलेन, जो एक मेन कैरेक्टर है जेफरी एप्स्टीन, हमें सबसे पहले उसकी बायो बैकग्राउंड को समझना होगा। यूएस के जो सरकारी डेटा है उसके अकॉर्डिंग जेफरी एप्स्टीन का जो जन्म होता है वो साल 1953 में होता है। वो बचपन से ही कहा जाता था कि एक जीनियस आदमी था, एक जीनियस बच्चा था। फिर साल 1917 तक उसकी जो एक लाइफ थी एक नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन जैसे ही 1970 में वो पहली बार न्यूयॉर्क के सबसे फेमस एक डाल्टन स्कूल में मैथ और फिजिक्स का एजुकेशन दे रहा था, तभी ये बात समझ में आई कि जो इंसान आज तक कभी भी ठीक से कोई प्रेस्टिजियस ना तो किसी कॉलेज ना ही यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया है और फिर भी वो इतने बड़े फेमस स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, इस बात से तो तय हो जाती है कि जेफरी एप्स्टीन जो था वो बचपन से ही जीनियस था और उसके अंदर मैनिपुलेशन की जो एक स्किल्स थी वो एक नेक्स्ट लेवल की थी। और आगे चल के इन्हीं स्किल्स के जरिए जो जेफरी एप्स्टीन होता है दुनिया के सबसे बड़ा स्कैंडल का इंजाम था। कहा जाता है कि जब जेफरी एप्स्टीन डाल्टन स्कूल में जब एजुकेशन एक टीचिंग दे रहा था तो उसी समय उसकी मुलाकात सबसे पहली एलन ग्रीकबर्ग से होती है। ये जो एलन ग्रीकबर्ग होती है वो बियर एंड स्ट्रेंस इन्वेस्टमेंट नाम की एक बैंक होती है यूएस में, उसमें एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही होती है। और इसी एलन ग्रीकबर्ग के साथ मिलकर के जेफरी एप्स्टीन जो है साल 1976 में ही वॉल स्ट्रीट में सबसे पहली बार एंट्री मारा और 1980s तक जेफरी एप्स्टीन यहाँ पर एज अ पार्टनर भी काम किया। लेकिन इसके जस्ट अगले साल ही एप्स्टीन जो है यहाँ से रिजाइन दे देता है और यहाँ से एग्जिट हो जाता है। अब इसके जो भी रीजन हो, आज तक कभी भी सरकारी डोमेन में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कहा जाता है कि जो एप्स्टीन था वो वॉल स्ट्रीट से जैसे ही एग्जिट मारा उसके बाद उसके मन में कुछ बड़ा करने का लालसा था और शुरू से ही वो चाहता था कि हम बड़े बड़े उद्योगपति के साथ काम करें। और इसी सिलसिले में 1980s के दशक में ही एप्स्टीन की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है कि एप्स्टीन के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित होता है और जिसका नाम था स्टीन हॉफेंसबर्ग। ये जो हॉफेंसबर्ग था ये वही व्यक्ति था जो अमेरिका के उस समय के सबसे बड़े पॉन्जी स्कीम का सबसे बड़ा गुनहगार भी था। जेफरी एप्स्टीन और हॉफेंसबर्ग के जो बीच की बॉन्डिंग थी वो इस लेवल की थी कि हॉफेंसबर्ग ने एक बार खुद अपने इंटरव्यू में ये भी बोला कि जो एप्स्टीन है उनके लिए एक विंगमैन का काम कर रहा है। अब भले पॉन्जी स्कैम का जो भी केसेस थे उसमें जेफरी एप्स्टीन दोषी तो नहीं था, लेकिन हॉफेंसबर्ग के साथ रहकर के जेफरी एप्स्टीन जो स्किल्स सीखा था कि किस तरीके से बड़े बड़े बिलियनर्स लोगों को फाइनेंशियली एडवाइस दे करके मैनिपुलेट किया जाता है। और देखते ही देखते जेफरी एप्स्टीन जो होता है वो अपने ही नाम से एक ऐसी फार्म, एक ऐसी कंपनी बनाती है जो दावा करता था कि वो उन्हीं बिलियनर्स के साथ काम करती है जिनके पास कम से कम एसेट्स 1 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो अब शुरू होता है जब जेफरी एप्स्टीन की सबसे पहली बार मुलाकात लेस्ली वेक्सनर के साथ होता है। ये वही व्यक्ति है जो एल ब्रांड जैसे कंपनी का संस्थापक था।
पुलिस के जो चार्जशीट है और कोर्ट के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बताया गया है कि जेफरी एप्स्टीन और लेस्ली वैक्सनर के बीच की नजदीकियां इतनी तगड़ी थी, बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि लेस्ली वैक्सनर जो था उसने अपनी कंपनी के फुल पावर ऑफ अटर्नी जेफरी एप्स्टीन को बना देता है। यानी कि एप्स्टीन जो है अब तक लेस्ली वैक्सनर की कंपनी में ट्रस्ट, फाउंडेशन और व्यक्तिगत संपत्तियों का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और इसी पावर के जरिए एप्स्टीन जो है अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट्स यहीं पर बनाता है, जिसमें शामिल था मैनहट्टन की हवेली, वर्जीनिया आइसलैंड और पाम आइसलैंड पर कई तमाम प्रॉपर्टी भी थी इनकी। अब ये सारे रिकॉर्ड्स, ये सारे डेटा आपको इस डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे। अब तक जो हमने बातें समझी वो जेफरी एप्स्टीन की पूरे बैकग्राउंड की एक स्टोरी को समझा, लेकिन हाल ही में 2025 के दिसंबर में जो जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल आज पब्लिक डोमेन में रिलीज की है उसमें जो जेफरी एप्स्टीन के ऊपर एलिगेशन लगे हैं उसकी कहानी अलग है। आइए अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो फाइलें आज पूरी दुनिया में चर्चा है कि इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, तो इस फाइल के पीछे की जो एक्चुअल कहानी है वो शुरू होता है यूएस के पार्लियामेंट हाउस सीनेट से, और सीनेट कमेटी की जो जांच रिपोर्ट होती है उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है लियोन ब्लैक। अब इस नाम को आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, ये वही व्यक्ति है कि जो इस पूरे केस का सबसे बड़ा जड़ बनता है। लियोन ब्लैक जो होता है वो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ मेंबर काम कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2013 और 17 के बीच लियोन ब्लैक ने जेफरी एप्स्टीन को लगभग 170 मिलियन डॉलर का भुगतान किया था। अब कहा जाता है कथित तौर पर कि ये पेमेंट्स जो थे टैक्स एंड स्टेट प्लानिंग के एडवाइस के लिए लियोन ब्लैक ने जेफरी एप्स्टीन को दिए थे। लेकिन ये 170 मिलियन पैसे का जो लेन देन था, जो इस पूरे केस का सबसे बड़ा जड़ और सबसे बड़ा विस्फोटक सबूत भी बनता है, उस सारे पैसे का जो एक्चुअल रीजन था वो ये था, कुछ द्वीप, कुछ टापू जो खरीदे गए थे वहां पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इलीगल काम हो रहे थे उन सब में इन्हीं पैसों का यूज होता था। बेसिकली आप इस बात को ऐसे समझिए, जेफरी एप्स्टीन के जो जितने भी इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो गतिविधि होती थी, पाम बीच हो या फिर वर्जीनिया बीच हो, इन सब जगह पर में इन्हीं पैसों का फंडिंग वहां तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा हकीकत बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन था वो सिर्फ पैसों का ही लेन देन नहीं कर रहा था, बल्कि इससे कहीं अलग काली हकीकत है इस कहानी में। क्योंकि खुद यूएस के जुडिशरी डिपार्टमेंट के जो ग्रैंड जूरी होते हैं उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जो जेफरी एप्स्टीन का जो नेटवर्क था, चाहे वो बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए हो या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हो, वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा रहा था। There was no way that anybody could look at this and think this was okay. और इस बात की सच्चाई तो तब और सामने आती है कि जब खुद एक विक्टिम जो खुद उस वर्जीनिया आइलैंड पर उसके साथ अब्यूजिंग की बहुत सारे मामले हुए थे, बहुत सारे घटनाएं उस महिला के साथ हुई थी। जरा उसका आप इंटरव्यू सुनिए। There are enough survivors that refuse to give up. इस विक्टिम का कहना था कि उस आइलैंड पर जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इलीगल एक्टिविटी हो रही थी उसमें 18 से कम एज के लड़कियों को दूसरे देशों से खरीद कर लाया जाता था और यहाँ पर बोलियां लगाई जाती थी। और यही वो स्पॉट, यही वो जगह थे जहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, यहाँ तक कि ब्रिटेन के एक राजकुमार का भी इसमें नाम आता है। ये लोग इस बीच पर सिर्फ इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ पर एक अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा जेफरी एप्स्टीन चला रहा था और यही वो वजह थी कि जेफरी एप्स्टीन का सीधा पहुंच जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन और टाइकून तक होता था, जिसके दम पर जेफरी एप्स्टीन इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी आसानी से कर पा रहा था। जेफरी एप्स्टीन की जो ये इलीगल एक्टिविटी का जो सबसे मास्टरमाइंड और प्लानिंग करने वाली जो एक लेडी थी, गिस्लेन मैक्सवेल, जो इस द्वीप पर इतने भी सारे सिस्टम चल रहे थे उसको ऑपरेट करती थी यही मैक्सवेल। और इसी एलिगेशन के लिए मैक्सवेल को भी साल 2021 में यूएस कोर्ट ने इसको भी सजा सुनाई 20 साल की। और खुद गिस्लेन मैक्सवेल ने ये बात बोली है कि एप्स्टीन जानता था कि बड़े बड़े लोगों के साथ रहने से उसे एक लेजिटिमेसी मिलेगी और इसलिए जेफरी एप्स्टीन ने इन बड़े बड़े लोगों का एक सोशल ऑर्बिट भी बना रखा था, जिसमें बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े और भी हॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता भी शामिल थे। लेकिन इस सारे रैकेट का भंडाफोड़ तो तब होता है जब साल 2024 में प्रेसिडेंट चुनाव हो रहा था यूएस में। उसी समय कुछ मेल और कुछ इमेजेस जो है अचानक से लीक होते हैं। तब जाकर के जब आम लोगों के बीच ये बातें समझ में आती है कि जेफरी एप्स्टीन के जो ये काला साम्राज्य था उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं। और इसी 2024 के जो यूएस प्रेसिडेंट चुनाव हो रहे थे उसी समय से इस केस को लेकर के दबाव बनने लग गए थे यूएस गवर्नमेंट पर कि इस फाइल को जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में भेजा जाए।
लेकिन एक जानकारी की मैं बात आपको बता दूं कि ये जो फाइल्स थे, ये जो जेफरी एप्स्टीन के जो काले कारनामे के जो चिट्ठे थे, वो लगभग कई हजार पेजेस के चार्जशीट हैं, लेकिन उनमें से महज 800 से 900 पेज को ही अभी पब्लिक डोमेन में डाला गया, जो हाल ही में 19 दिसंबर 2025 को रिलीज किए गए हैं। लेकिन इस फाइल के रिलीज होने के बाद जो सबसे बड़ा बतंगर इस बात का बनता है कि जो एक्चुअल में जिन लोगों का फेस, जिन लोगों का चेहरा आना चाहिए था, उनका तो कभी भी आया ही नहीं, बल्कि जो इसमें से 900 से 800 पेजेस रिलीज किए गए हैं, उसमें से भी आधे से ज्यादा पेजेस ऐसे हैं जिसको ब्लैक स्पॉट से ढक दिया गया है। ना तो उसमें नाम दिख रहा है, ना ही उसमें चेहरे दिख रहे हैं, और जिससे जो सबसे बड़ा नाइंसाफी हुई है उन लड़कियों के साथ, उन महिलाओं के साथ, जिनके साथ जेफरी एप्स्टीन के प्रॉपर्टी, जेफरी एप्स्टीन के इन आइलैंड पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। इसलिए इस फाइल के रिलीज होते ही जो एक्चुअल मुद्दा और एक्चुअल जो हंगामे चल रहे आज यूएस में, वो ये है कि कुछ एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि जो एक्चुअल में जो यहाँ से फाइलें डिलीट की गई है, उसे वापस पब्लिक डोमेन में लाया जाए और पब्लिक किया जाए। अब ये बात मैं खुद बना के नहीं कह रहा हूँ, खुद जो गिस्लेन मैक्सवेल थी, जो इस सारे रैकेट्स की मास्टरमाइंड और प्लानिंग करने वाली एक लेडी थी, उसने खुद अपने बयान में भी बोले हैं कि जो कोर्ट में उसके साथ जो ट्रायल चल रहे हैं वो एक बिल्कुल ही इलीगल और नाइंसाफी तरीके से चलाया जा रहा है। मैक्सवेल का खुद एक इंटरव्यू में कहना है कि इस केस में जो बड़े बड़े लोग थे, जो जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके बीच पर आते थे और इलीगल अय्यासियां करते थे, उन लोगों का नाम यहाँ से गायब कर दिया गया है, और बल्कि जो इस पूरे रैकेट्स के जो पपेट्स थे उनको यहाँ पर फंसाया जा रहा है। अब इस दुनिया के जो सबसे बड़े स्कैंडल का जो खुलासा हुआ है, इससे दुनिया में भले जो असर पड़ा हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ होता है कि जो पैसा और पावर जब एक साथ मिलता है, तो आप चाहे कितना भी बड़ा सच क्यों ना ले आए, वो कभी भी पब्लिक डोमेन या कभी भी विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता है। बस होप इतना रहेगा कि क्या हम इस केस के कभी पूरा सच जान पाएंगे। अपनी राय को कमेंट में जरूर बता के जाएं, और ध्यान रहे जो भी आज हमारी भारतीय मीडिया में इस केस को लेकर के जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इन लोगों का नाम आया, फलाने लोगों का नाम आया है, अब दुनिया में अलग ही बवाल होने वाले हैं, आंधी आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें से अधिकांशतः वो पेजेस, वो फाइल्स, वो चार्जशीट के वो नोट्स को ही डिलीट कर दिया गया है, जो एक्चुअल में उन लोगों को एक्सपोज करने वाला था। अब इस केस में, अब इस फाइल में उन्हीं लोगों का नाम है जो एक्चुअल में पपेट के तौर पर काम कर रहे थे। अगर इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आती है तो आज ही आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इस पूरे केस स्टडी से हमें बस एक ही बात सीख मिलती है कि दुनिया का कितना भी बड़ा लोकतंत्र देश क्यों ना हो, जहां पैसा और पावर जब एक साथ कंबाइंड होते हैं तो सच हमेशा हारता है। कहावत में भले ये कहा जाए कि सच की हमेशा जीत होती है, जी नहीं, ये केस उस पर एक तमाचा है। मिलते हैं अगले नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।